हेलो बच्चों, स्वागत है आपका देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक अपना क्विक रिवीजन के सीरीज को। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने सोशल साइंस क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे रैपिड रिवीजन्स के थ्रू विथ क्वेश्चंस। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। तो आज हम लोग इकोनॉमिक के एक फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सीरीज है वो है क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में जो है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्विकली क्या करेंगे कि सारे रिविजन्स करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो है, जो आजकल सीबीएसई का जो ट्रेंड है वो असर्शन रीजनिंग केस बेस्ड पूछने का है, उसे भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे ताकि हम बोर्ड्स में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो हमें पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, हम सब लोग रोज बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर के कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सी कंट्री कितना डेवलप्ड है, कौन कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, कौन सी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं। तो हमारे लिए डेवलपमेंट कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे हम लोग जनरल भाषा में अगर आपसे कोई पूछ दे कि डेवलपमेंट क्या है, तो आप डेवलपमेंट को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए जो डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट हो। तो आपका जो चैप्टर है वो यही बात को एक्सप्लेन करते हुए फर्स्ट टॉपिक को फर्स्ट पैराग्राफ में ही एक्सप्लेन करता है कि जो है डेवलपमेंट क्या है। और बताया गया है कि डेवलपमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है मतलब कि इसमें आप सिर्फ एक ही डायमेंशन से नहीं सोच सकते हो। अगर मान लो कि मुझे देखना है कि हमारे क्लास में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो मैं सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे एनालाइज कर सकता हूं, या फिर मैं देख सकता हूं कि जो है कुछ बच्चों का हाइट जो है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो वो भी तो एक तरह से डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, अलग अलग डायमेंशन हो सकता है, इसीलिए ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम ये बात को एकदम से प्रूव भी कर पाएंगे कि कैसे ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है। तो हमें पता चलता है कि जो हमारे लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट होगा। व्हाट मे बी द डेवलपमेंट मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। तो इससे हमें ये स्टेटमेंट मिलता है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में हूबहू उठा करके मिलेंगे। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा, पर स्टेटमेंट ऐसे ही इससे इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जहां पे भी जैसे मिलेगा वैसे हमें आंसर करना है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। व्हाई? सबसे पहले बात आपके दिमाग में आई होगी कि क्यों ऐसा होता है। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो है डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस जो है सबकी अलग अलग होती हैं। हर पर्सन की अपनी अपनी लाइफ सिचुएशंस होती है। तो कौन कौन सी लाइफ सिचुएशंस हो सकती हैं? सोशल सिचुएशन हो सकता है, इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकता है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लो कि आप और अपने आप हो और आपका एक दोस्त है। आप दोनों जो है एक जॉब आप लोगों की लगती है, सेम सैलरी होती है। पर हो सकता है कि आपके दोस्त के लिए डेवलप आपका दोस्त जो है वो कोई बीमारी से गुजर रहा है, या फिर उसे कोई इलनेस है। तो उसके लिए डेवलपमेंट उस समय के लिए उसके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि उसकी उसकी जो भी बीमारी है उसका दवा अवेलेबल हो और उससे वो ठीक हो जाए। और आपके लिए हो सकता है डेवलपमेंट हो कि मैं उस पैसे से अपने मम्मी पापा के लिए या अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीद लूं। तो डेवलपमेंट के क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन, जैसे कि आपके दोस्त के पास सिचुएशन था कि उसके यहाँ मेडिकल क्राइसिस थी,
वो जो है डिजीज से गुजर रहा था, वहीं पे आप जो है वो हेल्दी थे। तो आपके क्राइटेरियाज अलग हो गए, आपके जो है लाइफ सिचुएशंस अलग हो गए, और ये लाइफ सिचुएशंस जैसे ही अलग हुए वैसे ही क्या हुआ, डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग हो गए। तो एक जो रिक्शा पुलर है उसके लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है, और एक जो लेबर वर्कर है उसके लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक जो है लैंडलेस लेबर के लिए क्या डेवलपमेंट होगा, एक जो है रिच क्लास की अर्बन वोमेन के लिए क्या डेवलपमेंट होगा, एक लैंडलेस वोमेन के लिए क्या डेवलपमेंट होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड 1 मार्कर्स में आपसे पूछे जाते हैं कि आपको डेवलपमेंट के बारे में बताएं। तो इस क्वेश्चन को कभी भी डिस्कस करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके कंडीशन को। तो हम पहले देखेंगे कि उसका कंडीशन क्या है, और उसके बाद उसको उसके हिसाब से कोई भी एक डेवलपमेंट लिख देंगे। और हाँ, इसमें सारे गोल्स सही होते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि गलत हो सकता है, यहां पे सारे डेवलपमेंट पॉसिबल है, सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास खुले रहते हैं। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन जो होता है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है उसको लिखने का कोशिश करेंगे। नहीं दिमाग में आए तो आप कोई भी डेवलपमेंट गोल्स लिख सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि जो किसान है वो मर्सिडीज लेने के बारे में नहीं सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो क्यों होता है, क्योंकि लाइफ सिचुएशंस हमारे अलग अलग लोगों की अलग अलग होते हैं। इसको आपने समझा एग्जाम्पल से, जैसे कि ये जो स्टूडेंट है इसके लिए ये ड्रीम कार लेना डेवलपमेंट हो सकता है, वहीं एक सेम स्टूडेंट उसी क्लास का, उसके लिए स्किल्स को गेन करना डेवलपमेंट हो सकता है। तो अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हमारे होते हैं। What may be the development for one may not be the development for another person. It might be sometime conflicting in nature. तो ये स्टेटमेंट अब आपसे ये बोल रहा है, देखो आपसे दो स्टेटमेंट, अपने अभी तक दो स्टेटमेंट देखा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स समटाइम्स में बी कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपके बुक का ही ये जो है इमेज है, इसमें क्या हुआ है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहा है कि दे डू नॉट वांट डेवलपमेंट, और उसने दे किसे रेफर किया है, उसने दे के फॉर्म में रेफर किया है, ये जो पुअर लेडी है इनको रेफर किया है। और ये जो है ये रोड से जा रहे हैं और रोड के बगल में ये यहाँ पर स्टे की हुई हैं। तो वो इनको बोल रहा है कि ये जो है वो डेवलपमेंट नहीं चाह रही हैं। तो आप बताओ क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ सिचुएशंस अलग है, तुम्हारी लाइफ सिचुएशंस अलग है। तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना, बड़े बड़े लग्जरी मॉल्स का होना, रोड्स का होना, हॉस्पिटल्स बनना, ये डेवलपमेंट हो सकता है। तुम्हारे लिए हाइड्रो पावर लगना, हाइड्रो पावर प्लांट का बनना, ये सब डेवलपमेंट हो सकता है। पर इन लेडी के लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या होगा कि 2 टाइम की रोटी मिल जाए, और इनका जो बेबी है वो उसके लिए एक अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम आ सके, और उसको अच्छा स्किल मिल जाए, और या तो वो थोड़ी बगल के गांव में जाकर के या बगल के शहर में जाकर के एक अच्छा नौकरी कर सके। उससे ज्यादा वो नहीं सोच सकती डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के सिचुएशंस कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो चाहेगा कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो। वहीं पे डैम्स का कंस्ट्रक्शन जब भी होगा तो हमें पता है कि डैम्स जो बनते हैं वो रिवर्स पे डैम्स बनते हैं। तो रिवर्स की वजह से क्या होगा कि बगल के जो भी आसपास के जो इनहैबिटेंट्स होंगे उनको रिप्लेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसकी वजह से उनका जो घर है वो छिन जाएगा, वो घर उनको दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, और घर चेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत होती है। तो घर चेंज करना एक इमोशन से भी जुड़ा होता है, और एट द सेम टाइम ट्राइबल्स पीपल, बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो जंगल में रहते हैं, उनको भी डिस्प्लेस किया जाता है। तो एक तरह से इन्वायरमेंटल कंसर्न भी होता है, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो ये देखा जाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डैम को बनाने के लिए प्रीफर करता है, लेकिन जो लोग
खास करके ट्राइबल्स लोग, जो लोग डिस्प्लेस हुए उस जगह से, वो उनका जो है डिसरप्शन होता है, उनके लाइफ का डिसरप्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए बोला जाता है, और कभी कभी तो उनको अच्छा जो है कंपनसेशन भी मिल नहीं पाता है, टाइम पे भी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। तो अब जो है उनके पास डेवलपमेंट की वजह से प्रॉब्लम फेस हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको उसी डेवलपमेंट की वजह से उसको बेनिफिट हो रहा है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के नेचर में। तो यही स्टेटमेंट इस बात को बोल रहा है कि जो है डेवलपमेंट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग नेचर के भी हो सकते हैं। तो कभी जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट से सभी लोग जो है हैप्पी हो, सभी लोग जो है एकोमोडेट कर पाए एक तरह के डेवलपमेंट को। सबके नेचर अलग अलग हैं और सबका डेवलपमेंट भी अलग होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपका, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री मेनली रेफर्स टू, मतलब आपसे सिंपली डेवलपमेंट का डेफिनेशन पूछा गया है। तो डेवलपमेंट क्या है? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज करना डेवलपमेंट है। हाँ, किसी के लिए हो सकता है, पर कंट्री के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो डेवलपमेंट वो नहीं है। तो क्या है सर डेवलपमेंट? इंक्रीज इन इनकम, इनकम के इंक्रीज होने से डेवलपमेंट होगा? होगा क्या? डेवलपमेंट नहीं होगा। इंप्रूव्ड इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आपका क्वालिटी कैसा है लाइफ का, वो अगर इंप्रूव होता है तो हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि आप इसे इकोनॉमिक सेंस में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस है वहां पर डेवलपमेंट का ग्रोथ जो है वो जनरली हायर होता है देन द डेमोक्रेटिक नेशंस। पर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, जो है इकोनॉमिक राइट्स की बात करें, इंडिविजुअल राइट्स की बात करें, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया में ज्यादा बेहतर है। वहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में वो राइट्स जो है इंडिविजुअल को नहीं मिलते हैं। तो ये चीजें क्या दिखा रही हैं? ये चीजें दिखा रही हैं कि जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करता है, इनकम मैटर नहीं करता है, पॉपुलेशन मैटर नहीं करता है। ये इनकम हो गया, पॉपुलेशन हो गया, या ट्रेड हो गया, ये सब क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, और हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी तो होना ही चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए साथ में। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आएगा, कब आएगा? जब आपका इंप्रूवमेंट होगा आपके पूरे लाइफ में, जब आपका पूरा लाइफ चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मटेरियल गोल ऑफ डेवलपमेंट? तो यहां आपसे पूछने की कोशिश की गई है कि डेवलपमेंट के अलावा, जो डेवलपमेंट को हम लोग जो है मटेरियल थिंग से रिलेट करते हैं, जैसे कि इनकम, हम लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट मतलब इनकम। तो डेवलपमेंट सिर्फ इनकम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इमोशंस है। जैसे कि आप लोग अपने दोस्त को ही ले लो, आपकी दोस्ती क्या डेवलपमेंट नहीं है? आपके दोस्त ने कितनी बार आपकी हेल्प की होगी बिना कोई बात सोचे हुए, तो वो भी तो एक पार्ट है, वो भी तो एक इमोशन है, वो भी तो जरूरी है आपके लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ इनकम जरूरी नहीं है। तो इनकम के अलावा भी बहुत सारे नॉन मटेरियल गोल्स होते हैं हमारे, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और भी चीजें होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें जो है हमारा नॉन मटेरियल गोल्स हैं। तो नॉन मटेरियल गोल्स में कौन कौन से ऑप्शंस में अगर हम इनकम देखें तो ये तो मटेरियल गोल है, बेटर हाउस भी मटेरियल गोल है, इक्वल ट्रीटमेंट होना ये मटेरियल गोल नहीं है, व्हीकल्स भी होना, बहुत सारी गाड़ियां होना, ये भी मटेरियल गोल है। तो ये मटेरियल नॉन मटेरियल गोल हमसे पूछा गया था, तो इक्वल ट्रीटमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज देयर नीड्स, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल ऑफ एंड देयर लाइफ सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में आ जाए तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ एक एक लाइन ऐड करके आप इसमें एग्जाम्पल अगर लिख देते हो, अपने फ्रेंड वाला ही एग्जाम्पल लिख देना, तो इस तरह से जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल देना है कि कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट है।
तो इसका भी एग्जाम्पल अब आपको पता है कि डैम बनता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि डैम बने, और वहीं जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं लाइक ट्राइबल पीपल, वो बोलते हैं कि डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है और हमें तो हो ही रहा है क्योंकि हमें अपना घर छोड़ने को मिल रहा पड़ रहा है। तो ड्यू टू पॉल्यूशन, यहाँ पे फैक्ट्री ऑनर की एग्जांपल दिया गया है। फैक्ट्री ऑनर जो है वो फैक्ट्री लगाना चाहता है प्रॉफिट के लिए, वाइल लोकल पीपल में अपोज, लोकल पीपल जो है अपोज करेंगे क्योंकि फैक्ट्री जो लग रही है उससे पॉल्यूशन होगा। तो ये चीजें जो है आप लिख सकते हो ऐसे करके, आपके एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट भी हुए हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इंफॉर्मेशन ये है कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उसमें जो है हम सारे सब्जेक्ट्स, आपके सोशल साइंस तो इंक्लूडेड है ही, उसके अलावा आपके मैथ्स हो गए, जो आपका और भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो सारे सब्जेक्ट्स का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आप इसे एनरोल कर सकते हो, और जो है इसके बेनिफिट्स आपके साथ क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा कि यहाँ पे तो हम लाइव आकर के आपसे क्विक रिविजन्स करा रहे हैं, पर बोर्ड्स में अच्छा इंप्रूव करने के लिए आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। वो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी हम लोग उस कोर्स, उस क्लास में कराने वाले हैं। और क्या करेंगे हम लोग उसमें प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे, हर एक साल के पेपर का कोशिश करेंगे, पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, आपको नोट्स मिलेंगे और डेली टेस्ट, डेली क्लासेस और टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप हमारे बैच को एनरोल कर सकते हो। देव क्लासेस ऐप जो हमारा है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसको एनरोल कर सकते हो। तो ये थी आपके लिए एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत काम आ सकती है। और हमारे मेंटोर्स हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे मेंटोर्स हैं आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड मेंटोर्स हैं। तो आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी इंक्वायरी के लिए नीचे नंबर जो दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम लोग अब अपने चैप्टर्स पे आते हैं। तो हम लोग अपने चैप्टर को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर था उसको हम लोग अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। तो ये जो आपका बॉक्स है ये आपके बुक में दिया हुआ है, और ये बॉक्स फिल करने के लिए आता है एग्जाम्स में, तो इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो एक लैंडलेस रूरल लेबर जो है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसको काम मिले, ज्यादा से ज्यादा जो है उसको पैसा मिले, और डेली वेजेस, डेली वेजेस आप समझ रहे हो, हर दिन का जो पैसा होता है। और फिर जो है उसके लिए एक लोकल स्कूल उसके बच्चे के लिए हो, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये हो सकता है। एक प्रॉस्पेरस फार्मर, जो रिच फार्मर है, खास करके पंजाब वाले फार्मर्स जो मर्सिडीज से चलते हैं, तो उनकी बात हो रही है, तो उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, उनके लिए डेवलपमेंट होगा कि उनके बच्चे फॉरेन जाएं। वैसे भी पंजाब वाले कनाडा तो जाते ही हैं। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि इनकम उनके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होगा कि उनके बच्चों के लिए इतना ज्यादा इनकम हो कि उनके बच्चे फॉरेन जाके पढ़ सके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बेसिस पे उनका इनकम आता है, चीप लेबर, चीप लेबर जो है हार्वेस्ट के टाइम पे उनको मिलता रहे। इससे क्या है, यही उनके लिए डेवलपमेंट है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन ग्रोइंग क्रॉप्स, रेन ग्रोइंग क्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है पानी इरिगेट करने का भी, पानी को पटाने का भी, दैट इज कॉल्ड, तो इरिगेट करने की फैसिलिटी भी उनके पास नहीं है। तो उनको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो इरिगेशन सिस्टम चाहिए होगा, और अच्छे से अच्छे उनके जो अनाज है, अगर कोई भी अनाज वो कर रहे हैं, ईल्ड जो भी उनका हो रहा है, ईल्ड क्या होता है कि आपके जो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे कितना जो है क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ईल्ड। तो वो ईल्ड जो है उनका, उसका जो है बेटर से बेटर वेज उनको मिल पाए, बेटर से बेटर उनका प्राइस मिल पाए, तो ये है उनके लिए डेवलपमेंट। और एक रूरल वोमेन जो कि गांव की जो महिला हुई, तो उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, जब भी देखो, जब भी जेंडर की बात आए, जब भी खास करके वोमेन्स की बात आए, तो उनके लिए डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा टॉप पे आप लिखोगे हमेशा जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि आज भी इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स के बाद भी हमारे कंट्री में जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है।
तो उनका सबसे बड़ा गोल होगा कि जेंडर इक्वालिटी हो और जो है एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो उनके बच्चों के लिए। तो माँ जो होती है ना, माँ माँ होती है, माँ कभी अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए सोचती है। अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, अर्बन एम्प्लॉयड यूथ यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं और शहरों में घूम रहे हैं, मॉल में मस्ती कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए क्या होगा डेवलपमेंट? मॉल का बनना डेवलपमेंट उनके लिए होगा, मॉल्स बनते रहें ताकि वो घूमते रहें। और क्या हो सकता है? स्किल अपॉर्चुनिटीज, अगर हम अच्छे लैंग्वेज में बताएं तो स्किल अपॉर्चुनिटी हो उनके लिए, स्किल के साथ साथ उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, अगर स्किल नहीं रहेगा तो जॉब ही नहीं मिलेगा उनको। तो दोनों उनके लिए जो है डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हमारा है एक अ बॉय फ्रॉम दी अर्बन फैमिली, अ बॉय फ्रॉम दी अर्बन फैमिली। तो अर्बन फैमिली के जो बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई लड़का जो है वो अर्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो ऑब्वियस ही है, वो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, इनकम स्टेबल इनकम होगा। तो वो क्या चाहेगा कि उसके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बने, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्लब्स हो, जो है अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने, बड़े बड़े मॉल्स बने, शॉपिंग मॉल्स हो। तो ये सारे डेवलपमेंट गोल्स उसके लिए होगा। और वहीं पे अगर एक गर्ल फ्रॉम दी अर्बन फैमिली होगी तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हो जाएंगे? तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स ये होगा कि जो है उस गर्ल को क्या मिले? इक्वल फ्रीडम मिले देन दी ब्रदर। तो मतलब कि जो उसका भाई है वही जो बॉय क्लब जा रहा है, बाहर घूम रहा है, जो है उसके लिए डेवलपमेंट है। तो वो जो गर्ल है, वो जो उसकी सिस्टर है, उसको भी उतना ही फ्रीडम की डिमांड होगी कि वो भी उतना ही फ्रीली घूम सके। उसके लिए क्या जरूरी है? सिक्योरिटी का होना, जो है हमारा जो बाहर जो है हमारा जो सोसाइटी है वो उस हिसाब से सिक्योर होना चाहिए। तो वो चीज उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। फिर एक आदिवासी के लिए क्या? आदिवासी मतलब ट्राइबल्स, तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट होगा कि फॉरेस्ट कंजर्व हो और जो है उनका घर जो है उन वो लोग जो कभी बहुत सारे ट्राइबल्स जो है लोकल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनका प्रमोशन हो, ये भी उनका जो है वो अच्छा से अच्छा प्राइस उन्हें मिले, ये भी डेवलपमेंट उनके लिए होगा। तो डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये सारे डेवलपमेंट्स भी जो मैंने आपको बताए, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी ट्राइबल को जाकर के पूछोगे तो उसके लिए जो मैंने डेवलपमेंट बताया वो वही होगा, हो सकता है उनका कुछ और डेवलपमेंट हो। तो ये कॉमन कॉमन एस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होता है, जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग चेक किए हैं, हम लोग बस गेस किए हैं कि ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी आदिवासी सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे। तो डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के साथ कि इनकम के साथ साथ और कौन कौन से गोल्स होते हैं हमारे। तो इनकम्स के अलावा, इनकम तो मटेरियल को हम लोग अटैच कर लिए, इसके अलावा नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए एक स्टेटमेंट आता है हर एक एग्जाम में कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। मतलब क्या? कि लोग जो है एक गोल नहीं, दो गोल नहीं, बहुत सारे गोल्स को देखते हैं। जैसे कि आप समझो, आपकी जॉब लग रही है और आपकी दो जॉब्स लगी एक साथ में, दोनों जगह से ऑफर आया, और क्या हो रहा है कि एक जॉब में जो है जॉब की सिक्योरिटी भी है, और पर प्रॉब्लम ये है कि वो जॉब जो है बहुत दूर है और आपको उसके लिए अपने फैमिली से दूर रहना होगा, और आपको अच्छा इनकम भी मिलेगा लेकिन आपको दूर रहना होगा और प्रॉपर वर्क करके देना होगा, और बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब है। वहीं दूसरा एक जॉब है, वहां भी जॉब की सिक्योरिटी है, पर वो आपके शहर में है, थोड़ा इनकम कम है, लेकिन आपको फैमिली के पास आप वापस भी आ जाओगे और फैमिली के साथ रह भी लोगे, और एक स्टेबल इनकम भी है और जॉब की सिक्योरिटी भी है और एक अच्छा जॉब भी है, हेक्टिक जॉब नहीं है। तो आप कौन से आपके लिए उस समय डेवलपमेंट क्या होगा? इनकम की तरफ जाना या उस डेवलपमेंट को चूज करना जिसकी वजह से आप अपने फैमिली के पास भी हो, अपने मार्केट्स के क्लोज हो, अपने फ्रेंड्स के क्लोज हो, और फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जी रहे हो।
तो वो आपके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कभी भी हम जब डेवलपमेंट जो देखते हैं तो वो मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। एक ही गोल हमारा नहीं होता है कि हम जो है क्लास 9th 10th में आ गए तो डेवलपमेंट हो गया। क्लास 9 से 10th में आना एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट नहीं है। तो इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं इनकम के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपके बुक्स में दिया है कि इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब कि इक्वालिटी इंश्योर होना चाहिए, जिस जैसे हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात किए हैं। फिर हमारा फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ लाइफ होना चाहिए, सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जो है डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार होना चाहिए। डिग्निटी, डिग्निफाइड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। तो वो चीज हमें प्रैक्टिकल वे में हमें प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बुक्स में ही है। मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मटेरियल गुड्स ही नहीं, मटेरियल गुड्स जो है वो सारा चीज नहीं है, नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव। मतलब कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ मटेरियल गुड्स ही नहीं चाहिए। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एक अंकल या कोई गांव में आपके बीमार चल रहा है और आपको लगता होगा कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, पर उनके उनके आसपास के माहौल ऐसे थे कि वो जो है एक अच्छा लाइफ जी पाए और लंबे समय तक अच्छा स्वस्थ रह पाए। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था उनके लिए? क्या मटेरियल गुड्स इंपॉर्टेंट था? नहीं, उनके जो आसपास के एनवायरनमेंट था वो उनको अफेक्ट किया, वो उनको हेल्दी रखने में काम आया। तो आप कैसे रहते हो, आपके आसपास के क्या इन्वायरमेंट है, क्या आपके आसपास में फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सिक्योरिटी है, आपके पास हैप्पीनेस है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना डिसाइड करती हैं कि आपके लाइफ कैसा होगा। सिर्फ और सिर्फ इनकम और मटेरियल गुड्स जो है वो डिसाइड नहीं करेंगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। और आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, सेट ए में पहला स्टेटमेंट दे देगा, सेट बी में दूसरा स्टेटमेंट दे देगा। आप बोलोगे सर अलग अलग क्वेश्चन आया था, अलग अलग क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट्स अलग होते हैं। तो नॉन मटेरियल थिंग्स का हम लोगों ने एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी देख रखा है। तो अब से आपको पता है कि आज के बाद आपको पता है नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होते हैं। देयरफॉर फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो अगर आपसे ये तीनों स्टेटमेंट आ जाए तो आपके पास वर्ड्स हैं अब लिखने के लिए, आप एग्जाम में पेपर छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन अब आप करके आओगे। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट भी हमारा डेवलपमेंट की तरह ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए भी जो है अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गोल्स होते हैं। तो ये सेम है, बस नेशनल लेवल पे हम लोग जब भी बात करेंगे डेवलपमेंट की कि हमारा नेशन का डेवलपमेंट हो तो हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अब हो सकता है मेरे लिए नेशनल डेवलपमेंट हो कि इंडिया जो है 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। 7 ट्रिलियन इकोनॉमी जब बनेगा तो हम कहेंगे कि इंडिया डेवलप हो गया। पर आपके लिए हो सकता है डेवलपमेंट हो कि इंडिया में नया एम्स खुल जाए और हर एक स्टेट में एक एम्स हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स हो जाए, तो आपके लिए वो डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट नेशनल लेवल पे अलग अलग यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मटेरियल गोल? तो नॉन मटेरियल गोल इसमें से कौन सा है? नॉन मटेरियल गोल है इक्वल राइट्स। ये हम लोगों ने देखा है कि इक्वल राइट्स जो है वो नॉन मटेरियल थिंग्स है। बिसाइड इनकम विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इनकम के अलावा? तो ये हमने देखा कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज? अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट होता है। तो नेशनल लेवल पे कंट्रीज में हम लोग सुनते हैं कि अमेरिका जो है डेवलप नेशन है, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, और इंडिया से भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि कम इनकम वाली हैं जिन्हें हम लोअर इनकम कंट्रीज बोलते हैं। तो क्या ये कंपैरिजन कैसे हुआ? ये कंपैरिजन क्या इनकम के बेसिस पे है? क्या ये कंपैरिजन एवरेज निकाल के हुआ है? तो कैसे हुआ है अब हम लोग वो देखेंगे। इसमें आप लोगों को दो इंडेक्स याद रखना है। हम लोग दोनों इंडेक्स को पढ़ेंगे। और हाँ,
कोई भी कंपैरिजन कंप्लीट कंपैरिजन नहीं होता है और परमानेंट नहीं होता है। आप उसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से क्राइटेरियाज बेस्ट है, और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से रिपोर्ट को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला है, उस हिसाब से देख लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपोर्ट सही होगा या गलत होगा, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग चुपचाप जो बुक में दिया है वो पढ़ लेंगे, उसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं वो जान लेंगे, और एग्जाम में लिख के आएंगे। ये काम करना है अपने को। तो क्राइटेरिया होता है, देयर इज सम क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टूडेंट, अगर मुझे देखना है कि मेरे क्लास में कौन बच्चा है जो सबसे ज्यादा तेज है, तो तेज होने का क्या मतलब है? तेज होने का दो मतलब निकलता है, एक तेज वो किसी और सेंस में है और एक तेज वो मार्क्स ला करके है। तो एक को रट्टू तोता भी बोलते हैं, एक को जो हम लोग बोलते हैं कि उसने लाइफ में अचीव किया है। तो तेज होने का क्राइटेरिया अलग हो गया। तो वैसे ही कंट्रीज को कंपेयर करने का जो है अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। तो हम लोग शुरू में बात करते हैं कि क्या इनकम को क्राइटेरिया रखा जा सकता है। तो देखते हैं कि इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इनकम हो सकता है, पर इनकम ही कंपैरिजन के लिए एक लौता फैक्टर नहीं है। तो इनकम जो है वो इकलौता फैक्टर नहीं है, इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इनकम एक फैक्टर है। पर इनकम जो है उसके बेसिस पे कंट्रीज विथ हायर इनकम वर डेवलप्ड एंड अदर वर लेस इनकम। तो जो कंट्रीज के पास जितना ज्यादा पैसा है वो कंट्रीज क्या है, ज्यादा। तो अगर हम इनकम के बेसिस पे देख रहे हैं तो इनकम के बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि जो भी कंट्रीज के पास ज्यादा इनकम है वो ज्यादा डेवलप्ड है, जो कम है वो उसके पास कम डेवलपमेंट है। पर क्यों ऐसा, हम लोग क्यों इनकम को देखते हैं? तो इसका अगर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखें तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी कंट्री जिसके पास ज्यादा इंडिविजुअल इनकम होगा, अब मान लो एक कंट्री ए है, वहां पे तुम रह रहे हो और तुम्हारे पास ज्यादा इनकम है, तो तुम्हारे पास ज्यादा खरीदने का भी तो पावर है, तुम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद पाओगे। तुम्हारे पास जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ही ज्यादा तुम सारे सामानों को खरीद पाओगे, सारे जरूरत के सामानों को खरीद पाओगे। तो ये चीज को देखते हुए ना इनकम को क्राइटेरिया बनाया गया था। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग था? दैट वन मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। तो ज्यादा से ज्यादा इनकम होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वो सामानें होंगी जो कि हमारे लाइफ में जरूरत की चीजें होंगी। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप इजिली कोई भी चीज खरीद सकते हो, सिंपल सा मीनिंग ये है। तो इसीलिए आप डेवलप्ड कहलाओगे। पर इसका एक डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि हर एक कंट्री के पास अलग अलग पॉपुलेशन होता है। इंडिया जो है वो हाईएस्ट हो गया है, चाइना सेकंड हाईएस्ट हो गया है, वहीं यूएसए के पास पॉपुलेशन कम है, वहीं आप नीदरलैंड को देख लो, यूरोपियन नेशंस को देख लो, वो तो हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। फिर वो डेवलप्ड कहलाते हैं, हम अंडर डेवलप्ड कहलाते हैं। ये इनकम के डीमेरिट्स हैं। पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है, इससे हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि उस पॉपुलेशन में कौन से लोग कितने ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये पता नहीं चल पाएगा। अगर हम कंट्री को कंपेयर करते हैं तो हम पूरे कंट्री का टोटल इनकम निकालते हैं। तो पूरे कंट्री का जब हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं तो टोटल इनकम में सबसे पूछें कि हाँ आप बताइए आपका इनकम क्या है, लिखें, सबका इनकम जोड़ लिए, टोटल इनकम आ गया। अब हो सकता है कि वो जो उसमें जो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण उस कंट्री में सिर्फ 2 लोग हैं, वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं कि किसी एक कंट्री से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका टोटल इनकम ज्यादा दिखेगा। और जब टोटल इनकम ज्यादा दिखेगा तो क्या हो जाएगा? टोटल इनकम की वजह से उनका कंट्री ज्यादा डेवलप्ड कहलाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? उनका जो सोसाइटी है, सोसाइटी लेवल पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है? गरीब है। तो इनकम को मेजर करने के लिए अगर हम इस क्राइटेरिया को देखेंगे तो ये क्राइटेरिया जो है वो सही नहीं है। व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? तो अगर हम बात करें तो इनकम ऑफ द कंट्री क्या है, अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको सिंपली लिखना है
कि इनकम जो है कंट्री का वो टोटल इनकम है उस कंट्री के रहने वाले लोगों का। इट मींस इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जितने भी लोग रह रहे हैं, सपोज 5 लोग रहते हैं ABCDE, तो इनका इनकम अगर मान लो 10 करोड़ है, ये 20 करोड़ है, ये 30 करोड़ है और ये 40 करोड़ है, और ये जो है कुछ नहीं कमा रहा है, तो टोटल इनकम हम अगर निकालने चलेंगे तो टोटल इनकम 20 10 30 30 60 और 40 100 करोड़ रुपया हो गया इस कंट्री का। तो ऐसे टोटल इनकम हम लोग देखते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है? फॉर कंपेयरिंग बिटवीन द कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट useful measure since the countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. तो ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हो ये नहीं पता चला। हाँ, सिर्फ ये पता चला एक आदमी इतना कमा रहा है, उससे जो है कंट्री का तुम अंदाजा लगा रहे हो, तो इससे एवरेज इनकम नहीं पता चला। मतलब कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, ये भी नहीं पता चला तुमको। तो इनकम को क्राइटेरिया लेने का ये डीमेरिट्स है। एवरेज इनकम, इसीलिए अब हम लोगों ने क्या किया, एवरेज इनकम निकाला। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? इसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज इनकम अगर हम देखें तो टोटल इनकम जो हम लोगों ने देखा था कंट्री का, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे और उसको जो है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल पॉपुलेशन से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज इनकम मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, तो ये हमारा है एवरेज इनकम किसी भी कंट्री का। तो अगर हम देखो तो ये टेबल आपके बुक का ही है, बुक के टेबल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो देखो इसमें भी कुछ डीमेरिट्स हैं, उसी को हम लोग अब देखने वाले हैं। तो हमको पता चल गया कि एवरेज इनकम क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एवरेज इनकम निकालो, इस कंट्री का सारा डाटा दिया रहता है, आपको या तो एवरेज इनकम निकालना होता है या तो उस कंट्री के किसी एक आदमी का इनकम बताना होता है। तो आपको एवरेज निकालने भी आना चाहिए, उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपका, जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है जिसको। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये दो कंट्री है, कंट्री ए कंट्री बी। इसमें जो है ये कंट्री ए और बी में टोटल जो है 5 लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4 5, और उनका इनकम यहां दिया हुआ है। तब ये जो है हमारा कंट्री ए में जो है 9500, 10,500, 900, 800, 10,000, 10,200, ये इनकम है पांचों आदमी का। अब आपसे दो कंडीशन आपको एक एक करके समझ है। पहला कंडीशन हम आपको बोल रहे हैं कि आप जो है इस कंट्री ए में रहोगे, और ये मैंने कंफर्म कर दिया है, इसमें कोई लॉटरी नहीं है, कोई बाय बर्थ कोई रूल नहीं है, मैंने कंफर्म कर दिया कि आप कंट्री ए में रहोगे और आप जो है ये 5th पर्सन हो गए। आप खुश हो जाओगे, अरे वाह 10,200, बाकी सबका तो बहुत कम है, यानी कि उस कंट्री का सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा मैं। बिल्कुल रहूंगा सर, बिल्कुल रहूंगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? आप एश्योर्ड हो इनकम के लिए। क्यों हो? क्योंकि बाकियों के पास इनकम जो है वो कम है। और अगर मैं बोलूं कि आप जो है कंट्री बी, अब दूसरा कंडीशन सुनो, आप कंट्री बी में जाओगे और 5th पर्सन कहलाओगे। और एक और ऑप्शन आपको दूं, आप कंट्री ए में जाओगे तो भी 5th पर्सन कहलाओगे। तो आप दोनों में से कौन से कंट्री में जाना पसंद करोगे? आप बोलोगे कि सर ए और बी तो ठीक है, 10,200 और 48,000, तो मैं 48,000 का इनकम ले करके खुश रहूंगा, तो 48,000 वाले में चला जाता हूं। तो आप लोग एकदम फॉर श्योर इसी इनकम को चूज करोगे कि 48,000 बेटर है, 4-5 साल कमाऊंगा उसके बाद निकल लूंगा, तो ऐसा सोचोगे। तो इसी की वजह से अब क्या हो रहा है कि जब हम लोग देखते हैं
एवरेज को देख रहे हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज पे कितना लोग कमा रहे हैं। अगर टोटल इनकम की बात करें तो वो आपको पता चल गया कि टोटल इनकम में सिर्फ आपको इनकम दिख रहा है, ऑन एन एवरेज नहीं पता चल रहा है कि एवरेज अगर देखेंगे तो कितना लोग कितना पैसा कमा रहे होंगे। अब हम लोग एवरेज इनकम पढ़ लिए हैं तो एवरेज इसका टोटल काउंट करते हैं। तो जब हम लोग एवरेज काउंट करेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा 10,000 और इसका भी आ जाएगा 10,000। तो आप देखो एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, दोनों का एवरेज सेम है। अब आप बताओ कि इस दोनों कंट्री में से किस कंट्री में रहना चाहोगे? तो आप बोलोगे कि मैं कंट्री ए में रहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि मैं अगर कम से कम भी अर्न करूंगा तो एक बेटर इनकम अर्न कर पाऊंगा। पर कंट्री बी में तो 500 500 500 चार लोग सिर्फ 500 रुपया कमा रहे हैं और पांचवा आदमी है जो 48,000 कमा रहा है, 48,000। तो ये डिफरेंस जब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि कंट्री ए में रहना पसंद करूंगा। और जब मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि आपको मैं ये वाला इनकम दिलाऊंगा तब आप बोल रहे हो कि कंट्री बी में रहूंगा। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि कैसे एवरेज इनकम का भी डीमेरिट आता है, क्योंकि यहां एवरेज तो दोनों का सेम है 10,000। तो एवरेज भी अगर हम देख लेते हैं तो एवरेज दोनों का सेम है लेकिन कंट्रीज में डिफरेंसेस हैं। तो एवरेज के क्या क्या लिमिटेशंस हैं अब उसको देख लीजिए। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? A1 सपोज करो ₹1, 10 ले लो, 20 ले लो, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 30 हो गया, 40 हो गया और एक और 10 ले लो। तो ये 5 लोग हैं, इनका एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हो? 20 एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो। तो टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो 40 10 50 50 10 60 60 और 20 80 80 और 30 110। तो 110 हो गया। और फिर हम लोग डिवाइड किससे करते हैं? टोटल पॉपुलेशन से। तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5। तो 5। अब फिर इसको डिवाइड करके जो भी आपका वैल्यू आएगा वो हो गया एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम आते हैं लिमिटेशंस, इसके क्या है? लिमिटेशंस, व्हाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो ये नहीं बताता है कि एवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। पहले इनकम क्या नहीं बता रहा था? इनकम से हमें ये नहीं पता चल रहा था कि एवरेज कितना कमा रहे हैं। अब एवरेज निकाले तो ये नहीं पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज तो पता चल गया लेकिन ये नहीं पता चला कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है। समझ गए? तो ये एक प्रॉब्लम है। एग्जाम में आए लिमिटेशंस, ये लाइन लिख देना है। अब बताइए, आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, व्हाई डू यू थिंक दैट एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? तो एवरेज इनकम को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों रखा है डेवलपमेंट के लिए? तो सबसे पहला बात, कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए। कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि एवरेज इनकम जब हम लोग निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम क्या है? यानी कि इंडिविजुअल एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर पा रहा है, ये तो हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये यूज किया है ताकि जो है हम इजीली कंपेयर कर सकें एवरेज के हेल्प से अलग अलग कंट्रीज को। और एक और चीज आपको यहां ध्यान देना है, हम कंपैरिजन करते हैं डॉलर के फॉर्म में। यानी कि हम लोग जो है हर एक कंट्री का करेंसी का वैल्यू डॉलर के फॉर्म में निकालते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी अमीर है कौन सी कंट्री कितनी गरीब है। तो यूएस डॉलर ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग जो है डील करेंगे जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अब क्वेश्चंस क्या है? व्हाई इज इनकम नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया क्यों नहीं है? यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि इनकम के डीमेरिट्स बता दो, पर लैंग्वेज अलग कर दिया गया है। इस लैंग्वेज में क्या लिखा गया है कि नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। एग्जाम में मिले बच्चा कंफ्यूज। इनकम अलोन कैन नॉट इंश्योर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ।
तो इनकम, सिर्फ इनकम से हम लोग अच्छा जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अदर फैक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो इसीलिए सिर्फ इनकम डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है। व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम जो है वो एवरेज इनकम को ही हम लोग बोलते हैं, ये हमने देख लिया है। तो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। व्हाई इज पर कैपिटा यूज्ड टू कंपेयर द कंट्रीज? पर कैपिटा यानी कि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया कि एवरेज इनकम को क्यों, एवरेज इनकम को क्यों यूज कर रहे हैं, उसी का, सॉरी, एवरेज इनकम को क्यों यूज कर रहे हैं, उसी का जो है यहां पे हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। एवरेज इनकम को ही यहां पर कैपिटा इनकम लिखा हुआ है। तो पर कैपिटा इनकम हेल्प्स टू कंपेयर कंट्रीज बिकॉज इट शोज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन एंड इंडिकेट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो ये भी हमें पता चलता है कि इकोनॉमी का ऑन एन एवरेज क्या ग्रोथ है, क्या नहीं है। अब ये जो एवरेज वाला क्वेश्चन है वो देखो, इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपको टोटल एवरेज दिया हुआ है कि एक फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, 4 फैमिलीज हैं, यानी कि 4 मेंबर्स है टोटल। उसके टोटल एवरेज है हमारा 5000 और उनके 3 मेंबर्स का इनकम जो है 4000 है, 7000 है और 3000 है। तो इनकम आपसे पूछा गया है, फोर्थ फैमिली का क्या होगा सब। तो इसका जो है अगर आप बनाने का कोशिश करो तो आपको बोला गया कि 4000 प्लस 7000 प्लस 3000 प्लस फोर्थ फैमिली का इनकम हम लोग मानते हैं कि वो x है, और टोटल कितने हैं 4। तो ये ऊपर हमने क्या लिखा, टोटल इनकम, नीचे क्या लिखा, टोटल पॉपुलेशन। अब इस दोनों का वैल्यू हमें पता है कि एवरेज दे रखा है, टोटल का एवरेज हमें पता है 5000। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 इंटू 4 20,000, और ये हमारा कितना हो गया, ये 14,000 हो गया प्लस एक्स। अब यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, ये 20,000 माइनस 14,000 हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। फिर 6,000 हमारा आ गया वैल्यू, तो 6,000 हमारा हो गया फोर्थ इनकम, फोर्थ फैमिली का इनकम। फोर्थ जो मेंबर है वो 6,000 रुपये कमाता है पर एनम। जब भी हम निकाल रहे हैं ना, ये सारा कैलकुलेशन पर एनम के बेसिस पे होता है, फिर हम उसको पर मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर जनरली पर एनम होता है। तो ये हमारा कैलकुलेशन जो है हो गया। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में जो है नंबर्स दे दे और एवरेज पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा, अब डेवलपमेंट, अलग अलग कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारा जो है बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, उसमें से जो है सबसे फेमस और सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, कौन कौन से बेसिस पे ये कंपैरिजन करता है कंट्रीज का, उसके बेसिस पे उसने 3 क्राइटेरिया जो दे रखे हैं वो क्या है, इंडिया का क्या रैंकिंग है और क्या स्टेटस है, ये 4 बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देख लेते हैं जल्दी से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक प्रोड्यूस करता है, इसका बेसिस है पर कैपिटा इनकम, और ये कंट्रीज को कंपेयर करता है इसी के बेसिस पे, और डॉलर जो है वो उसी के बेसिस, डॉलर से ही हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसके बेसिस पे 3 तरह के कंट्रीज होते हैं, एक हाई इनकम, एक लो इनकम और एक मिडिल इनकम। तो हाई इनकम में कौन से कंट्रीज आएंगे, हाई इनकम में वो कंट्रीज आएंगे जो कि $63,400 पर एनम अर्न कर रहे हैं, जहां पे पर कैपिटा इनकम इतना है, टोटल कंट्री का एवरेज इनकम इतना है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या आया, $63,400 पर एनम साल का, तो वो कहलाएगा हाई इनकम। तो हाई इनकम में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, यूएसए हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ये सारी कंट्रीज आती हैं। मिडिल ईस्ट आप लोग समझते होंगे। फिर आता है हमारा लो इनकम कंट्रीज। तो लो इनकम कंट्रीज के लिए क्या क्राइटेरिया है, $2,400 से कम, यहां है $63,400 से एबव, और यहां है बिलो। ये बात आप लोग अच्छे से नोट करेंगे।
कि 2400 जो है इसके बिलो होना चाहिए, तब वो लेस इनकम है, और $63,400 से अबव होना चाहिए, तब हाई इनकम है। अब बात करते हैं इंडिया का क्या स्टेटस है। तो इंडिया जो है उसका पर कैपिटा इनकम है इंडिया का $10,030 पर एनम। तो हम लोग देखो 10,030 पर एनम तो लो इनकम में तो नहीं है, पर हाई इनकम में भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग बीच में हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर इनकम के साथ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट को कंपेयर करना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि इससे बेटर तरीका हमने निकाला है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, वो कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज करता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, और ये भी जानेंगे कि क्यों श्रीलंका जो है वो ज्यादा अच्छा रैंकिंग है इंडिया से उसके हिसाब से। अब देखो इनकम के साथ अगर हम देखें दूसरे क्राइटेरियाज का, तो इनकम के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। उसके लिए आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हरियाणा स्टेट जो है उसका पर कैपिटा इनकम बिहार और केरल से भी ज्यादा है। और जो है बिहार जो है वो अगर इंडिया की बात करें तो सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है। ये दो बात आप लोग अब ध्यान में रखेंगे। बिहार, हरियाणा, केरल और बिहार में बिहार सबसे लोवेस्ट पे है और हरियाणा हाईएस्ट पे है। किस चीज में? पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम हो गया, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए क्योंकि इसी का रेफरेंस बार बार आएगा, इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और बिहार सबसे कम। लेकिन हमें पता है कि हरियाणा से ज्यादा बेहतर स्थिति में केरला है। केरला में अच्छी एजुकेशन सिस्टम भी है, अच्छा पीडीएस वर्क करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अच्छे अच्छे फैक्ट्रीज भी हैं, डेवलपमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो केरल जो है वो ज्यादा बेटर है हरियाणा से। पर ऐसा डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिला? क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटा इनकम को यूज किया। अब हम लोग इसके अलावा यानी कि इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज को देखने वाले हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। उसके लिए आप इस टेबल को देखो। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को नोट करो, ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। कौन कौन से डेफिनेशंस हैं? सबसे पहला है इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, देखो इन्फैंट बोलते हैं छोटे बच्चे को, इन्फैंट जो कि साल भर से कम के बच्चे को इन्फैंट बोलते हैं। मोर्टालिटी बोलते हैं कि मतलब रेट ऑफ डेथ, डेथ होने की क्या रेट है, दैट इज मोर्टालिटी। और रेट हमें पता करना है, जब भी रेट पता करते हैं पर 1000 के हिसाब से करते हैं। तो हमारा नाम से ही क्लियर हो गया डेफिनेशन कि हम इस डेफिनेशन में देख रहे हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। 1 साल होने से पहले वो लोग कितने बच्चे डाइड, दे डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। तो ये हमने काउंट कर लिया। अब किसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे? हम लोग पहले डाटा निकालेंगे कि कितने 1000 बच्चे जो है पर 1000 लाइव बर्थ, तो पर 1000 लाइव बर्थ के बेसिस पे कितने बच्चों ने जो है वो 1 ईयर ऑफ यानी कि वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। दे डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि हर 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 साल अपना बर्थडे कंप्लीट करने के पहले ही मर जाते हैं या दे डाइड। दूसरा है हमारा लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट आपको पता है कि आप जो है लिटरेट हो। हाँ जी, आप लिटरेट हो, डिग्री नहीं है उससे मतलब नहीं है, आप लिटरेट हो। क्योंकि इंडिया में लिटरेसी रेट का डेफिनेशन है कि आप 7 साल और उससे एबव एज के होने चाहिए और किसी भी एक लैंग्वेज में आपको नॉर्मल कैलकुलेशन और रीड और राइट करना आना चाहिए। और इवन रीडिंग भी आपको आती है और आप उस भाषा को समझ भी रहे हो तो आप लिटरेट कहे जाते हो।
तो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ईयर ग्रुप। तो 7 साल से अबव के बच्चे कितने हैं और उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो लिटरेट हैं, यानी कि पढ़ लिख सकते हैं किसी एक भाषा को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो लिटरेसी रेट है हमारा। फिर हमारा आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है कि 15 से 17 इयर्स के ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कूल में एडमिशन ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में नहीं मिलते हैं, मतलब वो स्कूल नहीं जाते हैं, अटेंडेंस रेशियो उनका नहीं है, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। तो जितने नहीं गए उनको हटा दीजिए, जो है वो है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। तो अगर हम ये सारे डेफिनेशन समझ गए तो अब आते हैं अपने डाटा पे। तो हरियाणा का अगर हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखें तो वो हाईएस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो अपना 1 ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर का बर्थडे बिना मनाए यहाँ पे मर जाते हैं। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो 82% है 2017-18 के डाटा के अनुसार हरियाणा में। और वहीं केरल की अगर बात करें तो हमारे पास 94% लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो भी केरल का हाईएस्ट है। तो हमने क्या देखा कि हरियाणा का तो पर कैपिटा इनकम हाई है, लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो हमने क्या देखा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में जाना, लिटरेसी रेट हमारा देखा, नेट अटेंडेंस रेशियो को देखा। तो जब हम ये देख रहे हैं तो उसमें जो है हमारा केरल स्टेट जो है वो ज्यादा बेटर है। तो अब आपके पास, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि फिर इन दोनों में से ज्यादा डेवलप कौन से हो सकते हैं। तो फिर हम फिर से वही बात बोलेंगे कि डेवलपमेंट के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, और जो है डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और ये रिपोर्ट आपको इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट किसने बनाया है ये बात भी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यहां से आपको एग्जाम वाली बातें अगर देखना है तो सबसे ज्यादा लिटरेसी और अटेंडेंस रेशियो। अब देखो सबसे ज्यादा लोग पढ़ेंगे, लोग अटेंडेंस, सबसे ज्यादा अटेंडेंस स्कूल में जो बनेगा जहां पर, वहीं पे ना लिटरेसी ज्यादा होगा। तो ये दोनों में केरल टॉप पे है, बिहार तीनों में सबसे नीचे है, सबसे नीचे, ये बात आपको मतलब पता होना चाहिए एकदम। और हरियाणा जो है वो सिर्फ पर कैपिटा के मामले में टॉप करता है। तो ये तीन चीजें आपको पता है। केरल हैज लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, सबसे कम केरल में होता है। तो इसका अपोजिट भी हो गया कि केरल के पास सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हरियाणा में, सबसे कम केरल में। दो बातें हो गई, सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पे, केरल में, सबसे ज्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो कहां पे, केरल में। बस यही दो बात आपको ध्यान में रखना है। अब वहां पे क्यों है, ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड, मतलब एकदम से रिपीटेड वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई केरल हैज लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वाई केरल हैज हाई लिटरेसी रेट, वाई केरल हैज हाई नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इन सब का एक कॉमन आंसर आप दे सकते हो कि वहां पे अच्छी पॉलिसीज है, वहां पे पीडीएस ने अच्छा वर्क किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें फ्री में अनाज दिया जाता है। अब अनाज का क्या रिलेशन है एजुकेशन से, ऑब्वियसली रिलेशन है कि आप अच्छा खाना खाओगे, हेल्दी रहोगे, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ही अच्छा पढ़ पाओगे, तो ही दिमाग वर्क करेगा, तो ही आप हेल्दी रहोगे, तो ही आप जब हेल्दी रहोगे, जब हेल्दी रहोगे तो पढ़ाई कर रहे हो तो ही स्किल सीखोगे, और तो ही जाकर के तभी हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा, आप जॉब कर पाओगे या कुछ कर पाओगे। तो फूड का रिलेशन है। तो एडिक्वेट प्रोविजन है हमारा हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी का, इसकी वजह से जो है केरल जो है वो अच्छा डेवलप नेशन है। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज, अब देखो वही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं उसी को स्टेटमेंट चेंज करके ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है कि एवरेज पर्सन हरियाणा में एक एवरेज पर्सन का इनकम जो है वो ज्यादा है केरल से, लेकिन जो है हरियाणा वो अभी भी बहुत सारे एरियाज में पीछे है।
ऐसा आपसे स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करो। तो आप इसमें क्या बताओगे? आप इसमें फैक्ट के साथ लिखोगे कि हरियाणा के पास सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है क्योंकि उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो भी है। लेकिन हरियाणा के पास पर कैपिटा इनकम तो हाई है, लेकिन वो बहुत सारे कंडीशंस में अभी भी पीछे है। लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा है वहां पे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। वहीं पे एजुकेशन के मामले में लिटरेसी रेट भी केरल से कम है। और अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो की भी बात करें तो वो भी कम है। हेल्थ की भी आप इसमें बात कर सकते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आप बोल सकते हो कि वहां पे कम है। और फिर बता सकते हो कि इसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज और केरल में अच्छी है, इसके लिए वहां पे अच्छी पॉलिसीज का जो है एक एग्जाम्पल देकर के आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो, मनी इन योर पॉकेट। अब देखो ये भी स्टेटमेंट जो है आप देखे होगे, अगर सैंपल पेपर बनाए होगे तो ये जो है पिछले साल में भी आया हुआ था कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइफ। तो पैसों से आप सारी चीजें नहीं खरीद सकते हो। मनी, हम लोग बोलते हैं कि मनी कैन बाई एवरीथिंग, बट यू आर रॉन्ग। क्योंकि अगर मनी सब कुछ खरीद सकता था तो आज दिल्ली में एक से एक अमीर लोग वहां रहते हैं, एक से एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, एक से एक गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स वहां रहते हैं। पर दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में? पॉल्यूशन। तो दिल्ली में पैसे तो हैं, तो क्यों नहीं वो एक पॉल्यूशन फ्री सिटी कर पाते हैं? क्योंकि आप पैसों से एक अच्छी लाइफ नहीं खरीद सकते हो, आप पैसों से एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हो। आप कोरोना का एग्जाम्पल याद कीजिए कि कोरोना में अगर एक आदमी ने भी एफर्ट ना लगा करके लापरवाही करना, अगर सारे सोसाइटी के लोगों ने, कुछ सोसाइटी के लोग लापरवाही करना स्टार्ट कर देते तो कोरोना का भी कंट्रोल नहीं होता। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है। जैसे कि हम एक अपार्टमेंट में सब लोग, अब सारे फ्लैट मेंबर्स जो है अपने अपने लिए अलग अलग वॉचमैन रखें, उससे बेटर होगा कि एक वॉचमैन पूरे अपार्टमेंट के लिए रखें और सब लोग मिलकर के उस वॉचमैन की सैलरी प्रोवाइड कराएं। तो कलेक्टिव एफर्ट्स लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कलेक्टिव एफर्ट्स आएगा वो आएगा पब्लिक स्पीयर से, पब्लिक की फैसिलिटीज से। तो जो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, मनी जो है वो सारी चीजें नहीं खरीद सकता है। एग्जाम्पल क्या है? मनी जो है वो आपको इन्फेक्शन डिजीज से नहीं बचा सकता है। क्यों नहीं बचा सकता है? क्योंकि आप तो हो सकता है कि बच जाओ, पर सोसाइटी में कोई ना कोई अगर इन्फेक्टेड रह गया तो हो सकता है कल को वो इन्फेक्शन आपको वापस हो जाए। तो सोसाइटी के लेवल पे होल ऑफ द कम्युनिटी अनलेस टेक द नेसेसरी स्टेप्स। तो अगर पूरी सोसाइटी अगर अच्छा स्टेप नहीं लेगी तो आप जो है इन्फेक्शन डिजीज से नहीं बच सकते हो। अगर पूरी सोसाइटी नहीं सुधरेगी, अगर पूरी सोसाइटी पॉल्यूशन कंट्रोल करने पे नहीं आएगी तो गवर्नमेंट लाख कोशिश करती रह जाएगी, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा। उसमें मनी का कोई रोल नहीं है। तो मनी जो है आपको हर एक चीज नहीं ला सकता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने बच्चे के लिए एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आज के डेट में कहीं पे भी नहीं खरीद सकता है। तो मनी कैन नॉट बाई ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू लिव वेल। तो यहां लिव वेल की बात हो रही है, अच्छे से जीने की बात हो रही है, सिर्फ जीने की बात नहीं हो रही है। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो बी द चीपेस्ट वे। तो बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे बेस्ट वे जो है वो चीपेस्ट वे होता है। और वो चीपेस्ट वे क्या होता है कि कलेक्टिव वे में, एक पब्लिक वे में उसको पब्लिक सर्विस के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज विद द हायर कैपिटा इनकम, कंट्रीज विद द हायर पर कैपिटा इनकम आर नॉन एज डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज या फिर रिच कंट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड डेवलप्ड? कौन सी कंट्रीज इसमें से डेवलप्ड है? इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और यूएस। तो यूएस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक फैसिलिटी? पब्लिक फैसिलिटी क्या है? प्राइवेट कार पब्लिक फैसिलिटी है? नहीं। पब्लिक पार्क पब्लिक फैसिलिटी है? हाँ। विच ऑफ द
विच स्टेट इज बेटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर डिस्पाइट द लोअर इनकम। देख लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके एग्जाम में कि कौन से स्टेट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में अच्छा है लोअर इनकम होने के बावजूद। वो कौन है? केरल है। तो बिहार से ज्यादा है पर केरल के पास हरियाणा से तो कम है, पर बाकी सारे फैक्टर्स में वो अच्छा है। तो इसीलिए इसका सही आंसर वाई आर पब्लिक फैसिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। अब आपसे पूछा गया कि पब्लिक फैसिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए। तो पब्लिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन या फिर क्लीन वाटर, ये जो है आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करता है, डिग्निफाइड लाइफ आपको प्रोवाइड करता है। और ये सारे इसेंशियल क्राइटेरिया है एक अच्छा डिग्निफाइड लाइफ जीने का। तो इसीलिए ये जो है हमारे लिए डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में जरूरी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है वो बेसिक फैसिलिटीज जो है, एसेंशियल फैसिलिटीज को वो हर एक इंसान के पास प्रोवाइड कराए। अब बात करते हैं कि इन इंडिकेटर्स को हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से इनकम के अलावा आपसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि लिटरेसी रेट था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था, नेट अटेंडेंस रेशियो था, ऐसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हो सकता है। वो क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। तो इन्हीं सारे इंडिकेटर्स को इनकम के अलावा, इनकम भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अब ये नया इंडेक्स है, वो पुराना जो वर्ल्ड रिपोर्ट था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का, हमने उसको भी कंटिन्यू रखा है, उसे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोग नया लेकर के आए, जिसमें जो है डेवलपमेंट को एक नए तरीके से देखते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या काउंट करेंगे? इनकम तो करेंगे ही, उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, उसमें लिटरेसी रेट देखेंगे, हेल्थ केयर देखेंगे, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो देखेंगे, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखेंगे। तो मतलब ओवरऑल इंडिकेटर, मतलब कि मिक्स ऑफ गोल देखेंगे, सॉरी मिक्स ऑफ गोल्स को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी को हम लोगों ने नाम दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलो या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोल लो। तो रिपोर्ट आपके बुक में लिखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में रिपोर्ट इंडेक्स दोनों आ सकता है। तो सबसे पहले तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? यूएनडीपी। क्या नाम है? यूएनडीपी। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। वैसे ही यूएनडीपी जो है वो पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएनडीपी का क्या फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यूएनडीपी यानी कि यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, डीपी यानी कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको कब से रिलीज करना चालू हुआ? 1990 से 1990। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से स्टैंडर्ड देखने को मिलता है? इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में इनकम, पर कैपिटा इनकम तो देखा ही जाता है, एजुकेशनल में लिटरेसी रेट, एनरोलमेंट रेशियो, और हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते हैं। तो अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी यूज करता है ताकि जो है अलग अलग कंपैरिजन किया जा सके। अब ये टेबल में आपके बुक में दिया हुआ है जिसमें उसने रिपोर्ट पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या देखना है ये आप लोग जान लीजिए। तो हमें इसमें सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, जिसमें एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। उसके बाद से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 193 कंट्रीज को रैंकिंग देता है। उसमें से हम लोग देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। अब देखिए इसमें से आपको जो है लाइफ ग्रॉस नेशनल इनकम क्या, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि कितना एक्सपेक्टेड लाइफ है आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब कि हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा जब बर्थ ले रहा है तो वो कितने समय तक के लिए वो एक्सपेक्टेड एवरेज लेंथ ऑफ द लाइफ क्या है उसका। तो ये कहलाता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। और हम लोग जो है पर कैपिटा इनकम जो है डॉलर में इसलिए करते हैं, जो मैंने बताया था कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, वो ये पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले थे। तो वो ये है कि हम लोग को इजी होता है कंपैरिजन के लिए, और वर्ल्ड लेवल पे जितने भी ट्रेड्स होते हैं या फिर जितने भी
एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी निगोशिएशंस होते हैं वो डॉलर्स के फॉर्म में होते हैं। इवन आपके जितने भी फॉरेन एक्सचेंज में एडजस्टमेंट होता है वो भी डॉलर्स में होता है। तो डॉलर एक वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ करेंसी है, इसीलिए हम लोग डॉलर को यूज करते हैं फॉर कंपेयरिंग पर कैपिटा इनकम बिटवीन दी कंट्रीज। अब इस इंडेक्स में क्या है, तो अगर आपसे सिंपल पूछ दिया जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है दैट इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी and compares this report compares countries on the basis of education, health and per capita income। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है डेफिनेशन के अलावा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 134th कंट्री है आउट ऑफ 193। तो टोटल कितनी कंट्रीज का रैंकिंग होता है 193, उसमें इंडिया क्या है 134, और जो है श्रीलंका हमसे आगे है। इसको हमें बेसिक ध्यान रखना है। अब क्यों आगे है, क्यों ये रिपोर्ट की क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, ये सब में हमें नहीं जाना है, क्योंकि फिर वो जो है हम लोग जब शुरू में करते हैं ना, जब स्टार्टिंग में जब हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होते हैं तब डिस्कस करने का टाइम होता है। अभी टाइम उसमें ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। फिर हमारा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 67.7 ईयर्स, यानी कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 67.7 ईयर्स कोई भी आदमी जिंदा रहता है। तो ये है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हम लोगों ने क्या जाना, इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है बहुत सारे इनकम के अलावा भी, पर कैपिटा इनकम के अलावा भी कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग जो है ऐसे ही एक मेजर जो हेल्थ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि क्राइटेरिया बन सकता है आपके मेजरमेंट का, हम लोग डेली लाइफ में भी जिसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स, उसके बारे में जानेंगे। ये एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको पढ़ाया जा रहा है। ये अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग इसका कोई यूज नहीं करते हैं, ना ही कंपैरिजन करते हैं इसके बेसिस पे, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम अपने हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर। तो सेंटीमीटर में हाइट को नहीं लेना है, जनरली सेंटीमीटर में नाप लेते हैं लोग, तो सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, और सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाई 100 कर दो, मीटर हो जाएगा। तो उसको फिर मीटर में करने के बाद हाइट का स्क्वायर करेंगे और फिर उसको वेट इन केजी से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक नंबर आएगा। वो नंबर जो है बॉडी मास इंडेक्स है। वो आपको क्या बताएगा, वो आपको ये बताएगा कि बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आप क्या हो, अंडरवेट हो, या आप फिट हो, या फिर नॉर्मल वेट है, या फिर ओवरवेट हो। और भी कंडीशंस होते हैं, ओबेस होता है, फिर बहुत सारे कंडीशंस आते हैं जो कि हेल्थ के हैं, पर हमें नॉर्मल वेट, ओवरवेट और अंडरवेट यही जानना है, और इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो हमें क्या नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है 18 से लेकर के 25 तक। अगर आप इस रेंज में हो, आपका ये बॉडी मास इंडेक्स क्या बता रहा है, रेशियो दिखा रहा है, आपके वेट और हाइट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए वो बता रहा है, कि आपके वेट के हिसाब से क्या आपका हाइट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आपका रेशियो 18 से 25 के बीच में आता है तो आप फिट हो, या फिर आप नॉर्मल वेट में हो, आइडियल कंडीशन है वो। और हाई कंडीशन में क्या होता है 25 से अबव, जिसे हम ओवरवेट वाले कंडीशन को बोलते हैं, यानी कि ज्यादा आपका वजन है। और अंडरवेट में क्या है, आपको न्यूट्रिशंस की कमी है, आपका वेट उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए आपके एज ग्रुप में, आपके हाइट को। और ये एज ग्रुप के हिसाब से भी डिफर करता है, जनरली यही होता है। तो अंडर 18 इज अंडरवेट और ओवर 25 इज ओवरवेट। अब हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी करके रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज से 10 साल 15 साल बाद क्या होगा, या फिर हम लोगों ने बहुत आगे का भी कुछ लोगों ने सोच के रखा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री के लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं, एसडीजी गोल्स हैं हर एक नेशन के अपने अपने, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपके चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर क्यों जरूरी है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करें इसका एक एग्जाम्पल दे दें।
तो ये तीनों चीज हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर पाए। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम लोग फ्यूचर के नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज किए अपने नीड्स को कंप्लीट कर लें, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्टेटमेंट आप समझो कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। तो ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ये हमारे रिसोर्सेज नहीं है, हम सिर्फ एक रेंट की तरह हैं, हम भी एक दिन यहाँ से निकल जाएंगे और फिर ये बचेगा, जो भी बचेगा वो हमारे चिल्ड्रंस के लिए बचेगा। तो उनके लिए अच्छा लाइफ हो सके, उनका लाइफ बेहतर हो सके, उसके लिए जरूरी है कि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोगों ने क्या किया है? ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की जरूरत आन पड़ी है। तो सारे कंट्रीज मिलकर के डिसाइड किए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और एजेंडा 21 रखा गया रायो डी जेनेरियो के समिट में। तो वो कॉन्सेप्ट है रायो डी जेनेरियो, तो वहां पे मीटिंग हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, वहीं से एजेंडा आया था। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे लिए जो रिसोर्सेज आज हैं हमें उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छे तरीके से बचाना है। सिर्फ बचाना नहीं है, ऐसे बचाना है कि वो एक अच्छा लाइफ जी सके, क्योंकि हमें अगर डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है तो उन्हें भी है। तो हमने सिर्फ रिसोर्सेज को बोरो किया है। तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैसे हो रहा है ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हमारा होता है रीन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स में क्या अंतर है? रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो अपने आप को क्या कर सकता है? रिप्लेनिश कर सकता है, अपने आप को रिकवर कर सकता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो है वो फिक्स्ड अमाउंट है, वो रिन्यू नहीं होगा। तो हमने इसको तो एक्सप्लॉइट किया, इसको भी एक इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया कि एक कैपेसिटी होता है कि वो खुद को रिकवर कर ले, और वो कैपेसिटी को भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी, ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी। इसका मतलब हमारे ग्राउंड में जो ग्राउंड वाटर है उसकी कमी होने लगी है। क्यों कमी होने लगी है भाई? हमारे यहाँ तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको पता होगा, वाटर साइकिल जिसे बोलते हैं। तो वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल जो है उसमें तो जो है पानी भाप बन के गया, ऊपर बादल बना, फिर बरसात हुआ, पानी पानी है, सब जगह है, 70% पूरे ओशियन में पानी है। फिर पानी की, ग्राउंड वाटर की कमी क्यों हो रही है? कमी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज कर लिया है। जहां देखो वहां पंप लगा देते हैं, मोटर से पानी निकालते रहते हैं। तो इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज कर दिया है कि ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का प्रोसेस है वो ही हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है ग्राउंड वाटर की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, और इसीलिए हमें जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, और ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल का जो केस स्टडी, जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपके एग्जाम में आ सकता है कि ग्राउंड वाटर क्यों हम लोग ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पता चल गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के टॉपिक्स एंड हुए। कुछ क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले हैं, उसको जल्दी से कवर करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा डेवलपमेंट जो कि केयरफुल हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो, विदाउट और फिर हमारे जनरेशन का रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करे, इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। वाई सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है कैन लीड टू द इन्वायरमेंटल डैमेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे तो डैमेज होगा इन्वायरमेंट का, और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है वो हमें हार्मिंग विदाउट हार्मिंग द नेचर अगर हम करेंगे तो ही हमारा डेवलपमेंट जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रहेगा और हमारे लिए भी सेफ रहेगा। पॉल्यूशन जैसे इफेक्ट को हम लोगों को नहीं सहना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, जो लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कि द अर्थ हैज एनफ रिसोर्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल,
बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एवरीवन्स ग्रीड। मतलब कि हमारे इस अर्थ पे ना इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन सबकी लालच को नहीं पूरा कर सकता है। दो स्टेटमेंट है, जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बता सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो ही हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर करेंगे, ये हमारे इंडिविजुअल राइट्स नहीं है। और फिर आप इसमें ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस, नॉट फ्रॉम आवर फोरफादर्स। तो ये बात आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। The earth has enough resource to meet the need, but not to satisfy the greed of one person. Highlights the, क्या highlight कर रहा है? Difference between the need and the grant. तो क्या जरूरत की चीज है और क्या ग्रीड है आपका, इसमें डिफरेंस दिखा रहा है ये स्टेटमेंट। डेवलपमेंट एम्स एट फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स लाइक फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये हमारा बेसिक नीड है, इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास एनफ रिसोर्स है, बहुत ज्यादा है। द अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्स बट दे आर सफिशिएंट। हमारे अर्थ पे भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, क्योंकि लैंड तो हमारा एक लिमिटेड है। तो अर्थ के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें इसे क्या करना है? जुडिशियस यूज करना है और इक्विटेबल यूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज का फायदा सिर्फ एक ही आदमी को पहुंचे और अमीर होते जाए और गरीब होते जाए। इक्विटेबल यूज भी होना चाहिए, बराबर सब में होना चाहिए। ग्रीड लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और जब हम लोग ग्रीड करेंगे तो हमारे अंदर एक्सप्लॉयटेशन करने की भावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, और ये भावना क्या कराएगी? एक्सप्लॉयटेशन कराएगी। उसकी वजह से क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स हार्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्स बचेगा ही नहीं, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो यही बात आपको यहाँ समझाना है। कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, इनइक्वालिटी होगा। इनइक्वालिटी कैसे होगा? जो रिसोर्स एक्सप्लॉइट करेगा वो अमीर होता जाएगा, जो जिसके पास रिसोर्स होगा वो अमीर होगा, और बाकी लोग जो है वो गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो इक्वालिटी नहीं इंश्योर होगा, सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हमें दिखा रही हैं कि देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, या फिर वंस ग्रीड। किसी एक के लालच के कारण पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है, उससे बचना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करना ही होगा। तो फिर ये फिर से इंफॉर्मेशन मैं बोल देता हूं कि देव क्लासेस ऐप पे अगर आप जाएंगे तो हमारा ये ऐप मिलेगा, जहां हम लोग 60 आवर्स में आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आपका जो है सोशल साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, स्टैंडर्ड बेसिक्स, और फिर आप जो है इंग्लिश और हिंदी और इवन रीजनल लैंग्वेज उर्दू अगर आपका है तो वो भी हम लोग फुलफिल करा रहे हैं। और आप जो है इसमें एनरोल होइए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। तो ये बातें हो गई। इसके बाद जो है हम लोग जो है असर्शन रीजनिंग बेस्ड के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि असर्शन में है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। रीजनिंग है कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इनकम ओनली। आप वो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। सेकेंड हमारा है एवरेज इनकम इज यूज टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। तो एवरेज इनकम जो है उसको हम लोग यूज करते हैं ताकि जो है कंपेयर कर सके अलग अलग कंट्रीज का। बिल्कुल सही है। इट शोज दैट हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो कैसे जो है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये दिखा रहा है, ये गलत बात है। एवरेज इनकम से हमें ये बात नहीं पता चलता है, तो हमारा यहाँ भी रीजन गलत हो जाएगा और असर्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर इनकम ऑलवेज लीड्स टू द बेटर डेवलपमेंट।
हायर इनकम जो है वो हमारा अच्छा डेवलपमेंट कराएगा। तो इनकम से डेवलपमेंट होगा हमेशा, ऑलवेज। ये बात आप देखो, यहाँ जनरल अगर लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ऑलवेज लिखा है, ये गलत है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स फैक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, हाँ ये सही है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स वाइल रीजन इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इट रिफ्लेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन अ कंट्री, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि हेल्थ फैसिलिटी हमारे यहाँ कैसी है। तो बिल्कुल सही है, दोनों हमारा करेक्ट है और दोनों एक दूसरे के रीजंस भी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। पब्लिक की फैसिलिटीज जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राइवेट सर्विसेज आर ऑलवेज अफोर्डेबल। तो प्राइवेट सर्विसेज अफोर्डेबल कभी नहीं, प्राइवेट सर्विसेज हमेशा प्रॉफिट मोटिव और एक्सपेंसिव होंगे। तो हमारा असर्शन ट्रू तो है पर रीजन हमारा फॉल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। वाइल रिसोर्सेज शुड बी, रीजन क्या है, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली टू मीट द फ्यूचर नीड्स। हाँ दोनों तो स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे के लिए रीजन भी है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीजनिंग बेस्ड का, वो है नेशनल इनकम अलोन कैन नॉट मेजर द डेवलपमेंट। तो नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा बोला गया है। इट डज नॉट इंक्लूड इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था इनकम एंड अदर गोल्स, उसमें हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस किया था कि इनकम के अलावा और कौन कौन से गोल्स हैं। तो ये हमने देखा था कि नेशनल इनकम के अलावा लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, पर यहाँ पर असर्शन में क्या दिया हुआ है कि अलोन, तो ये हमारा गलत है और रीजन हमारा सही है। तो हमारा इसमें जो है, एक सेकेंड, असर्शन नेशनल इनकम अलोन कैन नॉट मेजर डेवलपमेंट, हाँ ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसमें बोला गया है कि दे कैन नॉट मेजर, यहाँ हमको लगा कि लिखा हुआ है कि अलोन मेजर्स, तो कैन नॉट लगा हुआ है मतलब कि ये सिर्फ नेशनल इनकम के बेसिस पे हम डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है असर्शन में। और रीजनिंग में बोला गया है कि इनकम के अलावा लिटरेसी रेट और एक्सपेक्टेंसी रेट भी ऐसी चीज होती हैं जिसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है अगर हम डेवलपमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों हमारा करेक्ट ऑप्शंस है और दोनों हमारे एक दूसरे के रीजनिंग है। अब देखो असर्शन रीजनिंग के लिए आपको जरूरी है कि सबसे पहले तो आप पहले असर्शन पढ़ो फिर रीजनिंग पढ़ो, देखो अलग अलग कि असर्शन का स्टेटमेंट सही है कि गलत है, रीजनिंग का भी स्टेटमेंट पढ़ो देखो सही है कि गलत है। तो अगर दोनों हमारा सही है तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, क्यों, क्योंकि बोथ आर करेक्ट दोनों में होता है। तो बोथ आर करेक्ट है या नहीं है सबसे पहले ये चेक करेंगे, और अगर कोई भी एक गलत होता है तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, ये भी आपको पता होगा कैसे। ए अगर गलत हुआ तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि बोथ का ऑप्शन तो एकदम से निगलेक्ट हो गया, एकदम से चला गया। तो ये बातें असर्शन रीजनिंग में आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है हमने क्विक रिवीजन के थ्रू, एक रैपिड रिवीजन के थ्रू कंप्लीट किया है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जो है नेक्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करें, उसको लेकर के हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसको लेकर के आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट दे सकें। तो यही हमारा एक उद्देश्य है कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, अच्छे से अच्छे आप स्कोर करें ताकि जो है आपका लाइफ बेटर हो सके, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना तो आपके पास एडवांटेज होता है। तो वो कॉन्फिडेंस जो है आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमारे सीरीज से जुड़िए। हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो है एक्सप्लेनेशन भी करा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।